नमस्कार। नेक्स्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अब ओवरऑल सोसाइटी को कितने भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग? तो समाज को 4 भागों में बांट के देखते हैं। पहला है जनजाति समाज, ट्राइबल सोसाइटी, कृषक समाज, पीजेंट सोसाइटी, औद्योगिक समाज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और उत्तर औद्योगिक समाज, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो सबसे पहले जनजाति समाज की बात करते हैं। अब इसमें फैक्ट ज़्यादा हैं, इसलिए आप इन फैक्ट्स को ध्यान में रखिए फटाफट। भारत में जनजातियों को वनवासी, वन जाति, गिरिधन, आदिम जाति, आदिवासी, अनुसूचित जनजाति शब्दों से पुकारा जाता है। अब देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए थोड़ा सा आपके जानने के लिए कि जनजातियाँ जो जंगलों में निवास करती हैं, कोई उन्हें गिरिधन कहता है, कोई वनवासी, कोई आदिवासी, कोई अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति और जनजाति ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? 1935 के अधिनियम में, भारत सरकार अधिनियम 1935 1935 में अंग्रेजों ने एक सूची बनाई थी, एक लिस्ट बनाई जो ट्राइब्स और जो कास्ट है उनको अपलिफ्टमेंट के लिए, कि भाई इनको ये बहुत पिछड़े हैं, इनको समाज में कुछ रिजर्वेशन दिया जाए और इनका उत्थान किया जाए, अपलिफ्टमेंट किया जाए। तो वो जो सूची बनाई थी उसमें जिन जनजातियों का नाम था वो अनुसूचित जनजातियां कहलाई, शेड्यूल्ड ट्राइब, और उसमें जिन जातियों का नाम था सूची में उनको शेड्यूल्ड कास्ट कहा गया। शेड्यूल माने लिखित अनुसूचित कर दिया गया उनको। तो वहाँ से ही कॉन्सेप्ट आया अनुसूचित जनजाति, जिनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था है इनकी जनसंख्या के अनुपात में। तो ओवरऑल जितनी भी परसेंट जनजातियां हैं उसी के साथ 7% अगर इंडिया लेवल पे है तो उनका उतना रिजर्वेशन है, 15% SC का रिजर्वेशन है। वेरियर एल्विन ने इन्हें आदिम जाति कहा, और ये कहते हैं कि आदिम जाति का इनके शब्दों में आदिवासी भारत की वास्तविक स्वदेशी उपज है, जिनकी उपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति विदेशी है। ये वे प्राचीन लोग हैं जिनके नैतिक अधिकार एवं दावे हजारों वर्ष पुराने, और ये सबसे पहले यहाँ आए। इन्होंने एक राष्ट्रीय पार्क की अवधारणा इनके लिए बताई। ठक्कर बापा का असली नाम श्रीधर पंडित महाराष्ट्र। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, ये फैक्ट है, क्योंकि इन्होंने आदिवासी की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास के लिए बहुत सारे काम किए। जयपाल सिंह एक संविधान निर्माती सभा के सदस्य हैं, ये इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन भी रहे हैं 1928 के ओलंपिक में। GS घुरिया ने जनजाति को पिछड़े हिंदू का, ये फैक्ट हैं थोड़े से। किसने क्या कहा? LP विद्यार्थी ने गिरिधन कहा, GS घुरिया ने पिछड़े हिंदू कहा, और भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए जरा। डॉक्टर DN मजूमदार ने एक परिभाषा दी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस परिभाषा के में इसकी विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। डॉक्टर DN मजूमदार की किताब का नाम है रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया। एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, जो एक सामान्य भाषा बोलते हैं, और जो विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुविकसित सुव्यवस्था को मानते हैं। डॉक्टर रिवर्स कहते हैं जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, शुद्ध युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। इंपीरियल गजेटियर के अनुसार
जनजाति को परिवारों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया गया जिनका अपना एक विशेष नाम होता है, जो एक सी बोली बोलता है और सामान्य क्षेत्र में निवास करता है। ये अंतःविवाही होता है, एंडोगेमस होता है, और चाहे मौजूदा समय में अंतर्विवाही ना भी हो। इसी तरह से क्रोवर की डेफिनेशन है, जनजाति ऐसे लोगों का एक समूह है जिनकी अपनी एक सामान्य संस्कृति होती है। इनके अनुसार मानव विज्ञान के क्षेत्र में संस्कृति की अवधारणा के अनुरूप जनजातियों के सदस्यों का एक ही सामान्य संस्कृति का अंग होना उनका अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण है। तो उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर डॉक्टर रिवर्स ने जनजातियों के निश्चित भूभाग को आवश्यक नहीं माना। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है। अब इसकी विशेषताएं देखिए। अगर उस डेफिनेशन देखें तो एक तो इनका सामान्य भूभाग होता है, कॉमन टेरिटरी। डॉक्टर रिवर्स ने निश्चित भूभाग को आवश्यक नहीं माना, ये इससे रिलेट करेंगे। सामान्य भाषा, कॉमन लैंग्वेज, विशिष्ट नाम, स्पेसिफिक नाम। हर एक जनजाति का एक अपना अलग नाम होता है, कॉमन नहीं होगा, मिलेगा नहीं दूसरी से। अंतःविवाही होती, इंडोगेमी। इंडोगेमी का मतलब है अपनी ही जनजाति में विवाह करना। जाति भी इंडोगेमी होती है, अपनी जाति में विवाह करने की परंपरा है। इसी तरह से जनजाति भी अपनी ही जनजाति, अपनी ही ट्राइब में विवाह करती है। नेक्स्ट है सामान्य संस्कृति, कॉमन कल्चर होता है इनका। और आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी, राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्रत्येक ट्राइब अपने आप में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। सामान्य निषेध, कॉमन टेबू। निषेध का मतलब है कुछ इसमें मनाही होती किसी चीज़ की, जैसे स्त्रियों का खरिया जनजाति में जो गर्भवती स्त्रियां उन्हें हल छूना और घर की छत को छूना मना होता है कि भाई ये गर्भवती महिलाएं इसको नहीं छुएंगी, तो ये इनका टैबू है। टैबू माने होता है निषेध। टैबू जो निषेध है यानी मनाही है, लेकिन इसको पवित्र माना जाता है। टैबू मतलब उनकी इस तरह से पालन करते हैं कि ये धर्म से जुड़ा हुआ है टैबू उनका, इसको पवित्र माना गया है। जनजातियों में उत्पादन उपभोग के लिए होता है, प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन ओनली, यानी उतना ही उत्पादन करते हैं जिससे उनका पेट भर जाए, तो व्यापार करने के लिए, स्टोर करने के लिए उत्पादन नहीं करते हैं। सरल प्रौद्योगिकी होती है, सिंपल टेक्नोलॉजी होती है। जीवन निर्वाह की अर्थव्यवस्था, सब्सटेंशियल इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था है यहाँ पर। जादू टोना और धर्म का विशेष महत्व होता है, स्पेशल इंपॉर्टेंस ऑफ मैजिक एंड रिलीजन। तो ये इनकी ट्राइब की विशेषताएं हैं, इनको याद रखिएगा। डीएन मजूमदार की परिभाषा से ही सारी विशेषताएं लगभग मिल जाती हैं, और इनको आप इन्हीं में से मल्टी चॉइस क्वेश्चन आता है, निम्न में से क्या नहीं है। अब अक्सर ये वाली पूछा जाता है, जैसे सारी चीज़ें दे देगी और इसमें कहेंगे कि इंडोगेमी की जगह एक्सोगेमी। तो एक्सोगेमी लिख देगा इंडोगेमी की जगह, यहाँ से कंफ्यूजन पैदा होता है ना। बाकी चीज़ें तो आप पहचान लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा लगता है कि हो सकता है फंस जाए। अब ये जनजातियों से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ेंगे कि 2011 की जनगणना में इनकी जनसंख्या इतनी है और इनका प्रतिशत इतना है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा इसको। दो 2001 में आंकड़े ये थे, 91 में पुराने नहीं पूछे जाएंगे, हालांकि फिर भी दे दिए। भारत में सबसे लंबे गुजरात के भील और सबसे छोटे मेघालय के लुसाई, ये फैक्ट है। मैंडलबॉम के अनुसार जनजाति पूरे समाज को जोड़ने का आधार वंश होता है।
इसी तरीके से सबसे ज़्यादा जनजातियां मध्य प्रदेश में, ये इनका परसेंटेज दिया है, ये आप लोग नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में इनका जो क्रम है ये पूछा जा सकता है, कहाँ सबसे ज़्यादा जनजातियां हैं, तो ये मिजोरम में सबसे ज़्यादा है, ये फैक्ट आप लोग देख लेंगे। परसेंटेज 3-4 याद रखना, इसी में से आ जाता है कोई ना कोई क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार इनके आंकड़े हैं। 90% जनसंख्या जो है वो जनजातियों की हिंदू धर्म को मानती है, 90%। 5% ईसाई, बाकी अन्य धर्मों को मानती है। एक ये इम्पोर्टेंट चीज है, जनजाति प्रशासन संविधान की 5वीं 6ठी अनुसूची में ये 5th और 6th शेड्यूल जो है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ज़्यादातर लोग इसको ठीक से पढ़ते नहीं हैं। भारतीय संविधान का जो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर फैक्ट एक ध्यान ये रखना है कि जो 5वीं अनुसूची है, पूरे भारत में जहाँ जहाँ जनजातियाँ हैं उनसे संबंधित जो भी प्रावधान किए गए हैं प्रशासनिक, वो उनको 5वीं अनुसूची में रखा गया है। और 6ठी अनुसूची में स्पेशल 4 राज्यों की जो जनजातियां हैं, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए उनको जनजाति क्षेत्र कहा गया है। ट्राइबल एरिया और शेड्यूल्ड एरिया। ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है 5th शेड्यूल में है और इसका है 6th शेड्यूल में। इसको स्टेट इनसाइड द स्टेट, यानी राज्य के भीतर राज्य। स्टेट इनसाइड स्टेट, ये कौन कौन सी जनजाति है इनको याद रखेंगे। AMMT, असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 4 राज्य हैं जिनको राज्य के भीतर राज्य कहा जाता है, स्टेट इनसाइड द स्टेट। इन चारों राज्यों का प्रशासन 6ठी अनुसूची में है। ये विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है, ये क्वेश्चन कई जगह पूछा जाता है, जनरल स्टडी में भी लोग इसको गलत कर देते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ट्राइबल एरिया एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरिया का मतलब पूरे भारत में जहाँ जहाँ जनजातियाँ हैं उनसे संबंधित प्रावधान 5वीं अनुसूची में है, 5th शेड्यूल में। और जो ये 4 राज्य हैं स्टेट इनसाइड द स्टेट, उनका प्रशासन जो है वो 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आता है। लिटरेसी 59% टोटल लिटरेसी है, मेल इतने, फीमेल इतने। अब इसका जनजातियों का वर्गीकरण, ये थोड़े फैक्ट हैं जो आप याद कर लेंगे। क्या फैक्ट हैं, जैसे LP विद्यार्थी, उन्होंने मालय जनजाति का अध्ययन किया, और SC रॉय ने भाषा के आधार पर 4 प्रकार की जनजाति परिवारों की बात की है। एक है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार, तिब्बती चीनी परिवार, द्रविड़ परिवार और इंडो यूरोपियन परिवार।
इसमें इन्होंने इन जनजातियों को रखा है। इसमें खासी, निकोबारी, मुंडा, संताली, हो, गोंड, खरिया, ये है इनका ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। अंतःविवाही होना ये बड़ी विशेषता पिडिंगटन ने भी मानी है और भी लोगों ने मानी है। इसी तरीके से तिब्बत चीनी परिवार, इसमें भूटिया, चंबा, स्वागली, टूटू, नागा, अंगामी नागा, सेगमा नागा, कुकी, लुशाई, ये सब इसमें आते हैं। ये जनजातियां जो हैं द्रविड़ परिवार में आती हैं और ये जनजातियां इंडो यूरोपियन परिवार में आती हैं। तो ये आपको फैक्ट के रूप में याद रखना है। इसमें हमने कोशिश की है कि कलेक्शन एक ही जगह जनजातियों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग यहीं आ जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता, अक्सर बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से भारतीय जनजातियों को प्रजाति आधार पर भारतीय जनसंख्या का वर्गीकरण किसने किया? तो उसमें अक्सर रिजले का नाम पूछा जाता है, हर्बर्ट रिजले। लेकिन घुरिये, हट्टन, गुहा, मजूमदार, ये सभी लोगों ने जनजातियों का प्रजाति आधार पर वर्गीकरण किया है। यानी इस ग्रुप में से कोई भी नाम हो सकता है मल्टी चॉइस क्वेश्चन में कि भारतीय जनजातियों का प्रजाति के आधार पर, रेशियल बेस पर वर्गीकरण किसने किया। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगभग सभी ने जो प्रजातियां हैं मुख्यतः ब्लैक रेस, वाइट रेस एंड येलो रेस। तो हर्बर्ट रिजले ने अपने वर्गीकरण में भारत की जनजाति में निग्रोटो प्रजाति का तत्व नहीं पाया। यानी ब्लैक रेस को इन्होंने जो निग्रो प्रजाति है उससे तुलना नहीं की, उसको इन्होंने कहा कि निग्रोटो प्रजाति यहाँ पर नहीं पाई जाती। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस समाजशास्त्री ने भारत में निग्रोटो तत्वों को स्वीकार नहीं किया है? निग्रो ट्राइब, ये आपको ध्यान रखना है। गुहा ने 6 भागों में बांटा है इनको, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। इसी तरह से गुहा ने, बीसी गुहा, इनके अनुसार केरल के कादर और अंडमान की जनजातियों में निग्रोटो तत्व पाए जाते हैं। ये कंट्राडिक्टरी है, ये दोनों ही पूछे जाते हैं। रिजले ने कहा कि यहाँ पर निग्रोटो तत्व नहीं पाए जाते हैं, जबकि गुहा ने कहा कि ये पाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि केरल के कादर और अंडमान की जो ब्लैक हैं उनको इन्होंने कहा कि इनके उदाहरण ये जनजातियां हैं। तो किसने निग्रोटो तत्व नहीं माना है? हर्बर्ट रिजले। किसने माना है? बीसी गुहा। ये ध्यान रखना है। कश्मीर की जनजातियां हैं बकरीवाला, लद्दाखी। ये अलग अलग राज्य में, जैसे मणिपुर की कुकी है, हिमाचल प्रदेश में गद्दी गुज्जर है। गद्दी जनजाति पशुपालक है। उत्तरांचल की भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ऋतु प्रवास निम्न में से, ऋतु प्रवास का मतलब क्या है कि ये जनजातियां जो हैं गर्मी में ऊपर आ जाती पहाड़ पे और सर्दियों में घाटियों में नीचे चली जाती हैं। ऋतु यानी जो मौसम होता है उसके अनुसार अपना प्रवास आवास बदल देते हैं ये लोग। तो ये जनजाति इसके लिए जानी जाती। भूटिया कहाँ की? उत्तराखंड की है ये। पंजाब के भूट, बूद, अरुणाचल प्रदेश की आपातानी, डफला, सिंगपू, अंडमान निकोबार की ये जनजातियां हैं। ये 5 जनजातियां याद रखना है। जारवा सबसे बड़ी यही है, फिर सेंटनलीस, चैंपेन, ओंगे, ग्रेट अंडमानी। तो 2011 की जनगणना का सबसे ज़्यादा किस जनजाति की संख्या? तो भील की है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये इनका क्षेत्र है। गोंड, संथाल, मुंडा, उरांव, ये इनका क्रम इस तरीके से। और एक पूछा जाता है किन राज्यों में भारत में जनजातियां नहीं, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है। ट्राइब तो होंगी लेकिन शेड्यूल्ड नहीं है। शेड्यूल्ड का मतलब क्या है कि उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं, आप ऐसे कह सकते हैं। तो वो राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पौंडचेरी।
इनमें कोई भी जनजाति नहीं है। जनजातियों से संबंधित कुछ अध्ययन किए गए हैं, जैसे द भील, टीवी नायक, टूडा, WHR रिवर्स। ये आप लोग नोट कर लेंगे फैक्ट के रूप में। इस जनजाति का अध्ययन किसने किया? द कमार, मध्य प्रदेश की जनजाति SC दुबे ने अध्ययन किया है। और मध्य प्रदेश की एक जनजाति बैगा, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी रेलेवेंट ने इसका अध्ययन किया है। तो बाकी फैक्ट के रूप में आप याद रखिएगा। अब एक कॉन्सेप्ट है जाति जनजाति सांतत्य, कास्ट ट्राइब कंटिन्यूम, यानी जाति का जनजाति में बदलना, जनजाति का जाति में बदलना, और उनमें कॉमन विशेषताएं दोनों में पाई जाती हैं। कंटिन्यूम का मतलब है ये प्रक्रिया के रूप में लगातार चल रहा है। तो ये अवधारणा दी है सुरजीत सिन्हा ने। एक और इन्होंने अवधारणा दी है ट्राइबल पीजेंट कंटिन्यूम, यानी जनजाति का कृषक समाज में बदलना, जनजाति कृषक सांतत्य, ट्राइब पीजेंट कंटिन्यूम सुरजीत सिन्हा का। भूमि क्षत्रिय सांतत्य, ये भी सुरजीत सिन्हा का है। जनजाति राजपूत, ये भी सुरजीत सिन्हा का है। एक है जनजातिकरण की अवधारणा, SN कालिया द्वारा दी गई है। इन्होंने कहा कुछ जातियां जो है जनजातियों में बदल रही हैं, ये इनका स्पेशल अध्ययन है। हिमालयन पॉलिएंट्री नामक किताब मजूमदार के द्वारा लिखी गई है, तो इसमें फैक्ट ज़्यादा हैं। डॉक्टर DN मजूमदार, इन्होंने हिमालयन पॉलिएंट्री किताब लिखी। कुछ पुस्तकें हैं ये आपको याद रखनी होंगी। द अफेयर ऑफ ट्राइब मजूमदार की है, अंगामी नागा जेट हट्टन की है। अंडमान आइलैंडर्स, ये जो है डॉक्टर रिवर्स की है। रेडक्लिफ ब्राउन की दी अंडमान आइलैंडर्स। गोंडवाना एंड द गोंड इंडीज सिंह की है। यू नागा, लोटा नागा, द रेगमा नागा JP मिल्स की है। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया SC दुबे की है। ये किताब पूछी गई है कई बार, ये भी पूछी गई है। कल्चरल चेंज इन द ट्राइब ऑफ मॉडर्न इंडिया LP विद्यार्थी। ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया PM सिंह। दी एबोरिजिनल्स बैरियर एल्विन। बैरियर एल्विन से संबंधित चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये एक ब्रिटिश मानव शास्त्री थे, पंडित नेहरू के अच्छे दोस्त थे। एंशियंट लॉ हेनरी मैन। भारतीय जनजातियों के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य। अब ये सम इम्पोर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग इंडियन ट्राइब, ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। जनजातियों में धार्मिक क्रियाकलाप संपन्न करने वाले व्यक्ति को शमन कहते हैं। शमन। अमेरिकन इंडियन इसे मेडिसिन मैन कहते हैं। अफ्रीका और मेलानेशिया के लोग इसे विच डॉक्टर कहते हैं। एस्किमो इसे अंगाकोक कहते हैं। तो ये जो इनके जनजातियों में एक धार्मिक व्यक्ति होता है, उन्हीं में से एक व्यक्ति होता है। तो जब लोग बीमार पड़ते हैं, कोई मुसीबत आती है, तो इसी के पास जाते हैं, शमन के पास। कहीं कहीं इसे ओझा भी कहते हैं। तो वो उनको झाड़ फूंक करके जादू टोना, ये माना जाता है कि एक सुपर नेचुरल पावर से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है, और वो झाड़ फूंक करके इनको ठीक कर देता है। उनका विश्वास है कि ये व्यक्ति जो है, इसमें एक सुपर नेचुरल पावर है, और ये जो ट्रीटमेंट करेगा उससे निश्चित रूप से लाभ होता है, और ऐसा होता भी है। मैंने खुद एक जगह, जब अपना MSc फाइनल में एक पेपर होता है फील्ड वर्क का एंथ्रोपोलॉजी, तो मैं भीलवाड़ा में गया था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पूरा ग्रुप गया था वहाँ पे।
तो भीलवाड़ा एक गांव है उदयपुर के पास में, करीब 30-40 किलोमीटर है वहाँ से। तो वहाँ पर जाके हम लोग देखने गए, यही अध्ययन करने गए थे। सारी टीम, अलग अलग लोगों को अलग अलग टास्क मिले हुए थे। तो उनमें जो सीक्रेट रिचुअल्स का अध्ययन एक सज्जन करे, तो सब लोग मिल के गए देखने के लिए शमन क्या होता है। वहाँ पे एक कमरा था और बिल्कुल आम आदमी जो पहले दिन में अपना नॉर्मल काम करता, शाम को आके, एक पर्टिकुलर दिन होता, बुधवार का दिन था उस दिन, तो वो कुछ अलग से कपड़े पहन के और अंदर बैठता है। फिर वो पंख वंख, वहाँ पे एक झाड़ू सी रखी रहती है और फिर उसके अंदर ऐसा बिहेव करता है और बहुत सारी भीड़ लग जाती। कई गाँव के लोग वहाँ पे आते हैं उस दिन, मेला जैसा लग जाता है। तो जिसके पास जो होता है वहाँ दे जाता है, या किसी के पास गेहूँ है, चावल है, मॉनेटरी नहीं, पैसा नहीं होता, बाकी चीज़ें लोग लाते हैं, वो वहाँ रख देते हैं। अपने बच्चे को देखा, एक बुखार एक बच्चे को था, हम लोगों ने जब देखा तो जो मेडिसिन मैन था उसने कुछ झाड़ फूँक की और वो झाड़ू जिसमें मोर पंख लगे तो उससे कुछ मंत्रोच्चारण करते उस बच्चे के सिर में मारा और बोले कि ले जाओ ठीक हो जाएगा। तो हम लोगों ने पूछा कि ठीक हो जाएगा? बोले हाँ ठीक हो जाएगा, बहुत सालों से होता आ रहा है और ये ठीक कर देते हैं। इस तरह इतना प्रगाढ़ विश्वास उसमें था शमन में, ये हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा था भीलवाड़ा में। तो कहने का मतलब है, इसीलिए मेडिसिन मैन उसको कहते हैं कि वो दवाई दे देता है, सांप काट ले तो उसका जहर निकाल देता है, और ये माना जाता है कि ये व्यक्ति कोई अद्भुत टाइप का चमत्कारी व्यक्ति है। ये खरिया जनजाति में स्त्री को हल और घर की छत छूना मना, ये टैबू है वहाँ का। टैबू को पवित्र माना जाता है, ये हमने बताया था। ओके। कृषि की एक परंपरागत व्यवस्था पाई जाती है जिसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ये थोड़ा समझने वाली चीज है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अस्थायी कृषि भी कहा जाता है इसको। इस प्रकार की कृषि आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश विशेष रूप से प्रभावित है। ये जंगलों में जहाँ जहाँ जनजातियां हैं, कई जगह सरकार ने इस पर रोक लगा दी है, बहुत अभियान चलाए गए इनको रोकने के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, विशेष रूप से असम, उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। उड़ीसा में से झूम कहते हैं। ये असम और उत्तर पूर्वी के राज्यों में इसको झूम कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक मिनट। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, अभी मैं बताता हूँ क्या शिफ्ट करते हैं इसको। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को उत्तर पूर्व के राज्यों में इसको झूम कहते हैं। झूम एग्रीकल्चर। उड़ीसा में से पेडू कहते हैं, मध्य प्रदेश में पेडा, बिहार में कुरवा आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। बैगा जनजाति इसको बेवार कहती है। आंध्र अरुणाचल प्रदेश की आपातानी जनजाति एक सीढ़ी नुमा खेती करती है। गद्दी जनजाति पशुपालक है। संथाल भील, ये लोग स्थायी कृषि करते हैं, परमानेंट कृषि। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसे देख लीजिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको बताते हैं कैसे करते हैं ये लोग। जैसे मान लीजिए कोई जंगल है, काफी घना जंगल है, तो इस जंगल में ये लोग क्या करते हैं, जंगल के बीचों बीच कुछ पेड़ों को काट देते हैं और काट के उनको, उस एरिया को वो सारा डाल के यहाँ पर ये आग लगा देते हैं, है ना। और आग लगाने के बाद इस एरिया को, मतलब ये पेड़ कट जाते हैं एरिया खाली हो जाता है, तो इस एरिया में ये लोग अपना
इतने हिस्से में जैसे सारे पेड़ काट के जला दिए, जलाने के बाद जो उसकी राख है उस पर बिखेर देते हैं, और बिखेरने के बाद उसको जब बारिश होती है तो कुदाल होती है, एक नुकीली चीज होती है कुदाल, उससे ये लोग थोड़ा थोड़ा करके इसमें बीज गाड़ देते हैं, है ना। तो ये जो एरिया साफ किया गया है, इसमें ये लोग बीज गाड़ देते हैं। कुदाल के सहयोग से, और ये फसल तैयार हो जाती है इनकी। कुदाल से जो डाली है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता है। और इनसे एक मानव शास्त्रियों ने पूछा कि आप लोग हल बैल से खेती क्यों नहीं करते, तो इनका कहना है कि धरती हमारी माँ है और माँ के सीने पे हल नहीं चलाते। तो इस तरीके से इस एरिया में ये लोग जब जला के फसल उगाते हैं तो थोड़ा बहुत अनाज, चूँकि इनकी अर्थव्यवस्था ऐसी है, इसको सब्सटेंशियल इकोनॉमी कहा गया है, जीवन निर्वाह उतना ही पैदा होता है जिससे इनका पेट भर जाए। और फिर ये एरिया खाली करके ये लोग दूसरी जगह चले जाते, क्योंकि इस एरिया में जब पेड़ खत्म हो जाएंगे तो 4-5 साल जब इसे खुला छोड़ देते हैं, फिर वो दोबारा से पौधे निकल आते हैं वहाँ पे, फिर जंगल अपने स्थान ले लेता है। तो चूंकि पेड़ों की कटाई पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, तो इनको बहुत सारा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जनजातीय आयोग की 29वीं रिपोर्ट में ये पूरी चीज़ें लिखी, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो वहाँ पढ़ सकते हैं। तो चूंकि एक स्थान से फिर यही काम वो कहीं दूसरी जगह करते हैं, फिर तीसरी जगह करते हैं, इस तरीके से जाके जहाँ इन्हें जंगल में जगह मिलती है वो जगह एरिया काट के फिर वहाँ शिफ्ट कर दे, फिर 4-5 साल बाद फिर से इसी एरिया में आ जाएंगे लौट के। तो इस तरीके से ये लोग खेती करते हैं, और इस पर बहुत सारी सरकारों ने इनको समझाने का बड़ा प्रयास किया, और आज भी नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में ही देखा जा सकता है। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको झूम नाम दिया गया, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में झूम कृषि कहते हैं। एक सवाल ऐसा भी पूछा जाता है कि झूम क्या है। झूम निम्न में से क्या, व्हाट इज झूम? तो झूम है स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्थायी कृषि करने वाली जनजातियां संथाल, गोंड, भील, उरांव, मुंडा, ये सभी स्थायी कृषि करती हैं। एक युवा गृह, ये चीज थोड़ा सा और देख लीजिए। यूथ डॉर्मेट्री, ट्राइब्स में एक युवा गृह पाया जाता है, एक संस्था ऐसी जिसमें गांव से बाहर एक मिट्टी का उनका घर बना होता है, मकान, मतलब बड़ा सा, उसमें एक हॉल होता है, 1-2 कमरे होते हैं। तो गांव के जितने भी अनमैरिड बच्चे होते हैं, लड़के और लड़कियां, इन दोनों को शाम को वहाँ भेज दिया जाता है। वहाँ पर जो उनकी केयर टेकर होती है, अक्सर एक महिला होती है, वो ऐसी महिला जो अक्सर विधवा या डिवोर्स वाली महिला होती है, जिसके पास अनुभव होता है। तो ये जो अनमैरिड बच्चे होते हैं, वहाँ जाके ये सब तरह की सांस्कृतिक सामाजिक चीज़ों को सिखाया जाता है उन बच्चों को, यानी जिन चीज़ों को माँ बाप नहीं सिखाते हैं, यहाँ पर सेक्सुअल एजुकेशन भी दी जाती है बच्चों को। और देखिए, जनजाति एक तरफ तो इतने पिछड़े हैं और एक तरफ इतनी एडवांस सोच उनकी, वहाँ इनको वाद्य यंत्र होते हैं, बजाना, सिंगिंग, इस तरह की चीज़ें, डांसिंग, ये सब सिखाया जाता है। और जीवन में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, परिवार आगे कैसे बढ़ता है, तो सेक्सुअल एक्टिविटी भी वहाँ पर सिखाई जाती है। इनको यूथ डॉर्मेट्री कहते हैं। इनमें एक हमजोली की भावना उत्पन्न होती है, लड़के लड़कियों के साथ मिलकर इसमें ये सब रहते हैं, और माता पिता गांव में रह जाते हैं, अनमैरिड बच्चे यूथ डॉर्मेट्री में चले जाते हैं। ये इनका एक बहुत पुराना सिस्टम है,
आज भी सरकारें जब योजनाएं बनाती हैं तो कहती हैं कि इनके युवा गृह कमज़ोर हो रहे हैं, उनको मजबूत करने की आवश्यकता है। तो इन युवा गृह में मुरिया जो होते हैं वो इसको घोटुल कहते हैं। इनके अलग अलग नाम हैं। घोटुल एक सामूहिक घर या शयनगाह होता है जहाँ यहाँ गाँव के अविवाहित युवतियों मनोरंजन कार्य करते हैं, अनेक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं। ये जो घोटुल है ये मुरिया जनजाति का विशेष रूप से इसमें पाया जाता है। ये पूछा गया कई बार क्या है। तो युवा गृह, अब जैसे भोटिया इसे रंगबंग कहते हैं, ये घुमकुरिया उरांव इनमें इसका नाम रंगबंग है। मुंडा हो गिट्यूरा है। कोयनाक नागा सेमा नागा इसमें इसे मूरंग कहते हैं। और जो क्या नाम है मुरिया और गौंड जनजातियां इसको घोटुल कहती हैं। तो ये यूथ डॉर्मेट्री है, यहाँ पर उन्हें सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां सिखाई जाती हैं अनमैरिड बच्चों को। इसमें केवल अनमैरिड लड़के और लड़कियां होते हैं। शमन के बारे में बात हो गई है। वह व्यक्ति होता है जादू से रोगियों का इलाज, अदृश्य दर्शन घटनाओं नियंत्रित करता है। संवाद के अंतर्गत यह धार्मिक अनुष्ठान आता है जिसकी सहायता से रोग का इलाज करता है। इसे पुजारी भी कहते हैं, ओझा भी कहते हैं। ये कुछ फैक्ट हैं। धार्मिक संकुल की अवधारणा, सीक्रेट कॉम्प्लेक्स की अवधारणा जो है वो दी है एलपी विद्यार्थी ने। एलपी विद्यार्थी जी ने एक बिहार की मालेर नामक जनजाति का अध्ययन किया। ये बिहार के संथाल परगना क्षेत्र में पाई जाती है और उसमें इन्होंने धार्मिक भूगोल, धार्मिक कृत्य, यानी एक ऐसा एरिया जहाँ बहुत सारी धार्मिक क्रियाएं होती हैं, तो उसको इन्होंने सीक्रेट कॉम्प्लेक्स कह दिया। कॉम्प्लेक्स मतलब कई चीज़ें मिलकर वो जगह जहाँ धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, उस पूरा एरिया ये सीक्रेट कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जाता है कि इसका अध्ययन किसने किया, तो एलपी विद्यार्थी ने किया। कौन सी जनजाति? मालेर जनजाति, बिहार की। ठीक है। डॉक्टर जीएस गुरिये की पुस्तक है द शेड्यूल्ड ट्राइब 59 में लिखी गई है। इन्होंने कहा जनजातीय धर्म हिंदू धर्म का एक पिछड़ा हुआ रूप है। इन्होंने इसको पिछड़े हिंदू कहा है हिंदुओं को। इन्होंने देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है, दो लोग हैं आपस में विरोधाभासी बातें करते हैं, एक डॉक्टर जीएस गुरिये, एक दूसरे हैं वेरियर एल्विन। ब्रिटिश पीरियड में जब देश आज़ाद हो रहा था तो सबके लिए अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ योजनाएं बनाई गई। तो जनजातियां जो हैं उनमें ज़्यादातर हिंदू धर्म को मानती हैं। वो 90% से ऊपर 95% हिंदू धर्म को मानती हैं। तो डॉक्टर जीएस गुरिये का कहना ये था कि इन लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने की ज़रूरत है और क्योंकि ये हमारे ही लोग हैं, हमारे ही भाई बहन हैं, ये पिछड़े हुए हिंदू हैं, इसलिए इन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए, इनको अलग थलग नहीं छोड़ना चाहिए। बैकवर्ड हिंदू बहुत इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है और कई बार पूछा गया है कि जनजातियों के लिए पिछड़े हिंदू शब्द का इस्तेमाल किसने किया। बैकवर्ड हिंदू। ठीक है। दूसरी तरफ अंग्रेजी शासन के दौरान जनजातियों की यथास्थिति स्थिति बनाए रखने की नीति का अनुसरण किया गया। समाजशास्त्री जीएस गुरिये ने पूर्ण सातवीकरण, सातवीकरण का मतलब है कि इनको राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल किया जाए जिससे कि उनके अंदर उन चीज़ों का एसिमिलेशन हो सके, राष्ट्र की मुख्य धारा को वो आत्मसात कर सके। और इनके अपोजिट जो बात कही है वो है बैरियर एल्विन ने। बैरियर एल्विन ने कहा कि पुनरुत्थान की नीति अपनाने पर बल दिया तथा
जनजातियों के क्षेत्रों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करने एवं इनके रिवाइवल की बात की। इन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासनकाल में बहुत सारे बाहरी संपर्क के कारण इन्होंने बैगा जनजाति का अध्ययन किया। बेसिकली जो मध्य प्रदेश की है, बहुत पिछड़ी हुई जनजाति है। बैरियर एल्विन ब्रिटिश मानव शास्त्री थे, पंडित जी के दोस्त थे, पंडित नेहरू के, और इन्होंने वहीं रहते थे मध्य प्रदेश में। इन्होंने एक बैगा लड़की से शादी भी की थी। तो इनका मतलब था कि ये वो लोग हैं, इनसे छेड़छाड़ ना की जाए, इनको इनके हाल पे रहने दीजिए, जिससे कि ये अपना रिवाइवल इनका हो सके, क्योंकि बहुत सारा बाहरी हस्तक्षेप के कारण इनकी सारी कल्चर जो है वो नष्ट हो गई है। तो इन्होंने ये कहा कि ये जो जनजाति एरिया है, इसको एक तरीके से, इसमें जो बैगा और इसको एक राष्ट्रीय पार्क के रूप में संरक्षित कर देना चाहिए, कोई भी इसके अंदर जाने ना पाए। राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क। राष्ट्रीय पार्क की अवधारणा ही पूछी जाती, किसने दी है? तो राष्ट्रीय पार्क उन्होंने कहा इनको बाड़ लगा के एक तरीके से उस एरिया को बंद कर देने से कोई बाहरी आदमी इसके अंदर नहीं जा सकता, और इनको इसमें छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो बैगा जनजाति के लिए नेशनल पार्क आप कह सकते हैं। इन्होंने कहा बिल्कुल बाउंड्री से कवर कर देना चाहिए, जैसे नेशनल पार्क होते हैं, कोई इसके अंदर जा ही ना पाए। इनको बिल्कुल अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए, जैसे भी जिए। ये बैरियर एल्विन ने कहा, और इसके अपोजिट इन्होंने क्या कहा? जीएस गुरे ने, कि ये राष्ट्रीय पार्क वार्क नहीं, ये सब पिछड़े हिंदू हैं। पिछड़े हिंदू, इन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा, मेन स्ट्रीम में शामिल करना चाहिए। तो इनकी एसिमिलेशन की पॉलिसी है डॉक्टर जीएस गुरिये की, इन्होंने बैकवर्ड हिंदू कहा, और इनकी अलग थलग करने की पॉलिसी है कि इनको नेशनल पार्क बना के अलग थलग कर दिया। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। भारत में जनजातियों के विषय में सबसे पहले लिखने का काम, उनकी कल्चर, उनकी हिस्ट्री, वो पहले कोई लिखित इतिहास नहीं था। तो सबसे पहले डॉक्टर एस.सी. राय, जो एक पेशे से वकील भी हुआ करते थे, मध्य प्रदेश के, बिहार के, तो उन्होंने सबसे पहले इनके लिए एथनोग्राफ लिखना शुरू किया, और इसीलिए भारतीय जन वृत्तांत शास्त्र का जनक, फादर ऑफ इंडियन एथनोलॉजी कहा जाता है।
किसने कहा? हट्टन ने इनको कहा। किसको कहा? एस.सी. रॉय को कहा। ये एस.सी. राय भारत में इथनोग्राफ के जनक है, फादर ऑफ इंडियन एथनोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने सबसे पहले मुंडा जनजाति जो है उसका अध्ययन किया था। उसके बाद उरांव, बिरहूर, खरिया, भुइया मोनोग्राफ प्रकाशित की। दी उरांव, दी मुंडा, दी भुइया, इस तरीके से इनके अध्ययन। खरिया जनजाति का अध्ययन इन्हीं का है। एस.एन. कालिया ने संस्कृतिकरण की संकल्पना जो है एम.एन. श्रीनिवास की संस्कृताइजेशन की संकल्पना की परीक्षा की और उसमें जनजातीकरण, ट्राइबलाइजेशन की संकल्पना बताई। इसमें इन्होंने ये बताया कि जो गैर जनजाति लोग हैं वो जनजातियों की जीवन शैली को अपना रहे हैं। जिस तरह से एम.एन. श्रीनिवास ने कहा था कि जो निम्न जातियां हैं अपने से उच्च जातियों के मूल्यों को, उनकी जीवन शैली को अपनाते हैं, तो उस प्रक्रिया को उन्होंने कहा संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन। और जो गैर जनजाति लोग जनजातियों के मूल्यों को अपना रहे हैं उसको उन्होंने कहा जनजातीकरण, ट्राइबलाइजेशन। ये क्वेश्चन पूछा था, ट्राइबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो एस.एन. कालिया का है। तो इस तरीके से डॉक्टर रिवेस ने टोडा जनजाति का अध्ययन किया। तो यहाँ तक हम लोगों ने समाज क्या है, एक समाज क्या है, उसकी विशेषताएं देखी और उसके बाद में हम लोगों ने समाज का वर्गीकरण देखा, किसने किस किस भागों में बांटा। और इसके बाद टोटलिटी में समाज को 4 भागों में बांटा जाता है: जनजाति समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज और उत्तर औद्योगिक समाज। इन 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें हम लोगों ने आज ट्राइबल सोसाइटी कंप्लीट किया। जनजाति समाज से संबंधित जितने भी प्रश्न आए उनको आप देखिए। और कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग कृषक समाज और इंडस्ट्रियल सोसाइटी और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों को भी बताइए। एग्ज़ाम आ गया है, अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप इसे सर्कुलेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।